Hello, dear friend. Welcome in GyanPro Academy. We are glad you are here. This is Akash Mehta. Today I am going to teach class 10th history, chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. यह वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे किस प्रकार से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म दैट इज राष्ट्रवाद या अपने देश के प्रति भक्ति की भावना कैसे फैलती है। तो जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, यूरोप वर डिवाइडेड इन मेनी कंट्रीज लाइक जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, एक्सेट्रा। But in the 19th century, there were a monarchical system and divided into a small empire. अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय वहाँ पूरे यूरोप में राजाओं की राज थी। वहाँ पूरे यूरोप एक छोटे छोटे प्रोविंस, छोटे छोटे एम्पायर में, छोटे छोटे किंगडम में विभाजन था उसका। जैसा कि भारत का हम लोग समझ सकते हैं, बिफोर 19th सेंचुरी भारत में क्या थे, पहले राजाओं का राज थी। अब यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो भारत का इतिहास जैसा था वैसे ही हम लोग आज यूरोप का भी समझने वाले हैं। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड हाउ दिस एम्पायर कन्वर्टेड इनटू अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इस चैप्टर में लोग समझेंगे किस प्रकार से ये जो स्मॉल एम्पायर है वो कैसे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तब्दील होती है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 1 है, जिसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे इस चैप्टर को। अगर नहीं आपको स्टोरी ध्यान में है तो हम इसको एक एनालिसिस हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रखते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में हुआ था। यह रिवॉल्यूशन मोनार्किकल सिस्टम के खिलाफ, यहाँ के लोग इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम की बातें कर रहे थे। जैसा कि हम लोग इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, इस रिवॉल्यूशन में फाइनली मोनार्किकल सिस्टम का एबॉलिशमेंट हुआ था और फ्रांस ऐसो फाइनली रिपब्लिक हो गया था। तो यहाँ के जैसा यहाँ के फ्रांस 3 पार्ट में, इसकी सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, पादरी लोग, चर्च के प्रीस्ट। सेकेंड पर्सन नोबिलिटी, राजशाही लोग या रिच पर्सन्स। थर्ड स्टेट में थे पीजेंट, दैट मीन्स कॉमन पीपल, जो इस राज्य के मिडिल क्लास पीपल थे। तो फ्रांस में क्या होता था, बेसिकली टैक्सेस केवल थर्ड स्टेट के मेंबर को देना पड़ता था। ये काफ़ी गलत हो रही थी, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, जिसके कारण से ये रिवॉल्यूशन होती है। तो इस रिवॉल्यूशन में फाइनली जो मोनार्किकल सिस्टम, जो लुई 16 होती है, लुई 16 जो वहाँ के राजा होते हैं, उनको हटा दिया जाता है राजगद्दी से। अब फाइनली यहाँ पे फ्रांस एक रिपब्लिक हो जाती है। और जो इमर्जेंस भी थे न्यू मिडिल क्लास के, उनकी एक संगठन थी, एक एसोसिएशन थी, जैकोबिन क्लब, वो पूरे फ्रांस पे राज्य करती है। मगर कुछ समय के बाद जैकोबिन क्लब और वहाँ के जो मिडिल क्लास पीपल थे, उन लोग के बीच में, जो पुअर मिडिल क्लास पीपल थे, उन लोग के बीच में अनबन हो जाती है। दैट मीन्स कन्फ्लिक्ट राइजेस हो जाती है, जिसका फ़ायदा वहाँ के मिलिट्री उठाते हैं। उस मिलिट्री का कमांडर हमारे नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं, जो अपने अधीन में पूरे फ्रांस को ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के आगे का प्रोसेस को पढ़ेंगे, किस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया जाता है, किस प्रकार से फ्रांस ऐसो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनती है। अब फर्दर हम लोग पूरे यूरोप को समझेंगे, पूरे यूरोप के सारे राज्य को समझेंगे, किस प्रकार से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनती है या एक नेशन स्टेट बनती है। तो चलिए अब हम लोग इसके कंटेंट की ओर समझते हैं। तो इसका कंटेंट सबसे पहला इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, जैसा कि हम लोग पूरे यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्र राज्य की उदय होती है। अच्छा, नेशन स्टेट मीन्स क्या होती है? नेशन स्टेट उसे बोलते हैं जहाँ पे एक कॉमननेस की बात हो, सेंस ऑफ कॉमननेस की बात हो, दैट मीन्स कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक का कोड क्या था? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की निर्माण कैसे होती है, राष्ट्रवाद की निर्माण कैसे होती है, इसकी सब पार्ट है।
जैसे द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, दैट मीन्स यहाँ की सोसाइटी को समझेंगे। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद क्या नया रूढ़िवाद आया था। कंजर्वेटिज्म क्या होती है? कंजर्वेटिज्म जो पुराने ख्यालों को मानने वाला, मगर अब 1815 के बाद क्या थी, विचारधारा चेंज हो गई थी। तो क्या नया कंजर्वेटिज्म आया था उसे समझेंगे। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर एज ऑफ रिवॉल्यूशन समझेंगे। एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 को क्यों एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला गया, इस समय कौन कौन सी फेमस रिवॉल्यूशन हुई, पॉपुलर रिवोल्ट हुई। तो इसी के सब पार्ट है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग के पर की उदय कैसे हुई। हंगर, हार्डसी, पॉपुलर रिवोल्ट, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, लिबरल्स की क्या आंदोलन थी, मै रिवॉल्यूशन क्या है। फिर फिफ्थ टॉपिक है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली कैसे एक नेशन स्टेट बनती है। फिर फाइनली द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है। तो ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। हम लोग नेक्स्ट इसके आगे की जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।